देखिए हमारा जो टॉपिक है केंद्र सरकार, उस केंद्र सरकार में हम सबसे पहले पढ़ते हैं सरकार की परिभाषा। सरकार किसे कहते हैं? तो सरकार किसे कहते हैं कि राज्य एक अमूर्त संस्था है। राज्य एक अमूर्त संस्था है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम केंद्र सरकार पढ़ते हैं तो केंद्र सरकार के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरकार की सरकार क्या होती है। तो देखिए जो सरकार है, सरकार किसे कहते हैं? राज्य एक अमूर्त संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहते हैं, क्योंकि जो राज्य होता है उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन यह एक अमूर्त संस्था है और मूर्त करने का कार्य जो संस्था करती है उसी को सरकार कहते हैं। अब एक विद्वान है गार्नर, जो कहते हैं कि राज्य एक अभिकरण या मशीन है। राज्य एक अभिकरण या मशीन है जो राज्य की नीतियां निर्धारित करता है। राज्य की नीतियां निर्धारित करता है। तो राज्य की नीतियों को निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? राज्य की नीतियों को निर्धारित करने का काम सरकार का होता है। अब हम देखते हैं कि सरकार के साथ ही सरकार के अंग। अब आता है सरकार के अंग। तो देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के जो 3 अंग होते हैं उनमें से सबसे पहले आता है व्यवस्थापिका। उसके बाद आता है कार्यपालिका और सबसे अंत में आता है न्यायपालिका। तो देखिए सबसे पहले है व्यवस्थापिका, फिर आता है कार्यपालिका और फिर आता है न्यायपालिका। जिसमें जो व्यवस्थापिका होती है उसे संसद भी कहा जाता है, क्योंकि व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। क्योंकि कानून निर्माण का कार्य संसद में ही होता है, तो स्वाभाविक बात है कि जो कानून निर्माण का कार्य वो संसद करती है। अब देखिए जो व्यवस्थापिका है उसका कार्य होता है कानून निर्माण। हम सामान्य भाषा में समझेंगे कानून निर्माण। कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करने का काम करती है। और जो न्यायपालिका होती है वो न्याय की समीक्षा करती है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान के चलो संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया गया तो कानून बनाने का काम तो कर रही है व्यवस्थापिका, और जब कानून बन जाता है तो कानून बनने के बाद कार्यपालिका द्वारा उसे लागू करने का कार्य किया जाता है। यानी कि कार्यपालिका उस कानून को लागू करवा देती है, और लागू करने के साथ ही जब कभी भी जनता इस कानून का विरोध करती है तो विरोध करने के कारण यह कानून जब न्यायपालिका के पास जाता है तो न्यायपालिका का यह सबसे प्रमुख कार्य है कि वह उस कानून की समीक्षा करती है कि क्या यह कानून जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया है या नहीं। अब सबसे पहले आती है व्यवस्थापिका। अब हम व्यवस्थापिका पढ़ते हैं। जो हमने पढ़ा कि व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करना। तो जो व्यवस्थापिका है इसके बारे में क्या है कि जो व्यवस्थापिका के
दो स्तर होते हैं, व्यवस्थापिका के दो स्तर होते हैं। तो देखिए व्यवस्थापिका के कितने स्तर होते हैं? दो। और व्यवस्थापिका के दो स्तर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि केंद्र में तो होती है संघीय व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका, और इसी प्रकार से राज्य स्तर पर होती है राज्य व्यवस्थापिका, राज्य व्यवस्थापिका। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि व्यवस्थापिका को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, केंद्र स्तर पर संघीय व्यवस्थापिका और राज्य स्तर पर राज्य व्यवस्थापिका। इसके बाद आता है संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 79 में प्रावधान है, 79 में प्रावधान है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में प्रावधान है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी, भारतीय संघ की एक संसद होगी, भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण किससे होगा दोस्तों? जिसका निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर होगा, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर होगा। तो देखिए पहले इसको वापस से देख लेते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 79 में यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी, यानी भारतीय संघ में एक संसद होगी और जिसका निर्माण किससे होगा? संसद का राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर होगा। अब इसमें भी दो प्रश्न बनते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और यदि हमसे ये पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और ये देखिए आप कि जो राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से संसद कहते हैं, सम्मिलित रूप से संसद कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक तो व्यवस्थापिका के बाद हम पढ़ते हैं लोकसभा। अब देखिए जो लोकसभा है, जैसा हमने अभी अभी पढ़ा कि जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका को हम संसद भी कहते हैं और संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं व्यवस्थापिका में लोकसभा। तो व्यवस्थापिका का जो लोकसभा है उसमें क्या देखते हैं हम? देखिए कि जो लोकसभा है इसे निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन, यानी कि इसे निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या तो देखिए इसे हम निम्न सदन, लोकप्रिय सदन व अस्थायी सदन भी कहते हैं। इसे निम्न सदन, लोकप्रिय सदन व अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अब अस्थायी सदन क्या होता है वो समझो। निम्न सदन तो यानी कि जो लोकसभा है यह संसद का निचला सदन भी कहलाता है या प्रथम सदन भी कहलाता है। इसे प्रथम सदन भी कहते हैं, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है, यानी कि जो प्रतिनिधि उनको सबसे अच्छा लगता है उसे यह वोटिंग के जरिए लोकसभा में भेजती है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और अस्थायी सदन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे अपनी समय अवधि यानी कि सामान्यतः 5 साल से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, तो अतः इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं।
अब देखिए जो लोकसभा है, इस लोकसभा में अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ए सदस्य संख्या। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सदस्य संख्या। तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है दोस्तों, लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित थी। यानी कि प्रारंभ में लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, 500 थी। लेकिन समय समय पर वृद्धि हुई, समय समय पर वृद्धि हुई और समय समय पर वृद्धि हुई वे गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम, गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987, पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत, पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत यह सदस्य संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। यह सदस्य संख्या 1987 के अंतर्गत यह सदस्य संख्या 552 हो सकती है, 552 हो सकती है। अब 552 कैसे होगी वो देखिए, 530 सदस्य तो कहां से चुनकर आएंगे, राज्यों से। इसके बाद आता है कि 20 सदस्य कहां से चुनकर आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से। और 2 सदस्य कैसे होंगे, आंग्ल इंडियन होंगे। 2 सदस्य कैसे होंगे, आंग्ल इंडियन। अब इसमें शब्द आता है आंग्ल इंडियन। तो आंग्ल इंडियन का अर्थ यह होगा कि ऐसे उम्मीदवार जिनके माता और पिता में से एक भारतीय है और एक अंग्रेज है, तो स्वाभाविक बात है उनकी संतान आंग्ल इंडियन कहलाएगी। लेकिन यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि आंग्ल इंडियनों का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है, यानी कि आंग्ल इंडियनों का उचित बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट निर्वाचन। अगला पॉइंट है निर्वाचन। निर्वाचन में क्या होता है, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है, व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है। और यहाँ भारत में व्यस्क की आयु 18 वर्ष निर्धारित है, 18 वर्ष निर्धारित है। अब देखो इसको भी ध्यान से समझ लो, लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। और यहाँ पर भारत में व्यस्क की आयु 18 वर्ष निर्धारित है। और सभी निर्वाचन क्षेत्र कैसे रखे गए हैं दोस्तों, सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य ही रखे गए हैं, सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य ही रखे गए हैं। इससे आगे देखते हैं हम सदस्यों के लिए योग्यताएं। तो लोकसभा का सदस्य बनने की जो सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, क्योंकि भारतीय व्यक्ति ही लोकसभा के चुनाव में खड़ा हो सकता है या प्रत्याशी के तौर पर खड़ा हो सकता है। तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, यानी कि वह 25 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, लाभ का पद धारण नहीं किया गया हो। कहने का मतलब यह है कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए, तथा साथ ही वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो। कहने का अर्थ यह है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को पागल और दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो वह व्यक्ति भी लोकसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता।
तो कहने का मतलब है सदस्यों के लिए निम्न योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर आसीन ना हो। इसके बाद आता है हमारा सबसे मुख्य पॉइंट, कार्यकाल। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः का मतलब ये होता है क्योंकि 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा जो प्रधानमंत्री होता है वह राष्ट्रपति से परामर्श करके इसे समय पूर्व भी भंग करवा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर, यानी कि प्रधानमंत्री किससे परामर्श करेगा? राष्ट्रपति से। तो प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है और ऐसा 9 बार किया जा चुका है। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, अधिवेशन। तो अधिवेशन में क्या है कि लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशनों को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह राष्ट्रपति का ही कर्तव्य होता है कि वह अधिवेशन को बुलाए और वह अधिवेशन को स्थगित भी कर सकता है। और लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि संविधान में एक नियम बनाया गया है कि लोकसभा की जो 2 बैठकें होंगी उन 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।